बताओ कि व्हाट मतलब जीएसटी से तुम क्या समझते हो बताया भाई, किस गुड एंड हिसाब से? सिंपल टैक्स। गुड्स एंड के साथ सर्विसेज पे लगने वाला टैक्स। ओके मींस Single हर एक tax गुड्स पे on goods and services. बोथ गुड्स एंड मतलब सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है ठीक है ठीक है ठीक है तरफ से। टैक्स दैट इज डिवाइड ऑन गुड्स एंड सर्विस, ये कोई और करेगा, डिवाइड किसी के ऊपर होगा ओके इनडायरेक्ट। ओके रूबी नाउ यू फुल गुड्स एंड सर्विस टैक्स पता नहीं। गुड नाइट स्वीडन से सही था। टेक केयर मीनू ये नहीं बोला था मैंने। मीनू वर्तिका तुम्हारा हो गया सर पारुल मैंने बोला ना कि गुड्स और सर्विसेज पे लगने वाला टैक्स जो दोनों पे लगता है। पहले अलग अलग लगते थे, नाउ अब एक ही Okay. टैक्स लगता है जो गुड्स और सर्विसेज पे दोनों पे। Replacement of many taxes. क्या रिप्लेसमेंट ऑफ मैनी Replacement of ठीक है वीडियो क्यों ऑफ कर रखी सबने? अरुण? 4 जने नजर आ रहे हैं, बाकी तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। Goods and service tax, indirect tax levied on goods and services, and it is a replacement of multiple taxes. ओके मैंने सबको ऐड करते हैं श्वेता नहीं, यही पता था। श्वेता श्वेता ऑफ करके चली गई है। ठीक है मतलब ये जानना चाहता था मैं कौन कौन अभी सोया नहीं है तो बस अभी एक ही पर्सन सोया है ठीक है 8% अभी एक्टिव है अगर कैमरा ऑन भी कर देंगे क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब। ठीक है जैसे सभी ने बताया कि इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स और सर्विस पे दोनों पे लगते हैं। सो ये हम लेके क्यों आए मींस पहले भी टैक्स लगता था गुड्स पे सर्विस पे भी तो हम ये लेके क्यों आए क्योंकि पहले हर एक स्टेट का अलग वैट मतलब अलग टैक्स सिस्टम था। वहाँ एक्साइज लगता था वैट लगता था सर्विस टैक्स लगता था जो काफी कॉम्प्लिकेटेड था। अभी हमने डिस्कस किया ये इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स और सर्विस पे दोनों पे लगते हैं। इसे पहले भी टैक्स था गुड्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती थी हमारे पास पहले कस्टम ड्यूटी लगती थी और वैट लगता था। अभी एक्साइज ड्यूटी और वैट खत्म हो गए हैं अभी कुछ गुड्स पे ही लगते हैं। एंड इससे क्या हुआ कि पहले एसएससी के साइड से काफी लॉ फॉलो करने पड़ते थे स्टेट वाइज लॉ सभी के अलग अलग थे तो उसके लिए यूनिफॉर्म करने के लिए सिर्फ एक टैक्स लगे इसलिए हम जीएसटी लेके आए हैं। डन। अच्छा उसके बाद आते हैं अपनी प्रेजेंटेशन रुको जस्ट हियर। सबसे पहले हमारा इसमें स्क्रीन दिख रही है ना तुम्हें सबको? यस ठीक है ठीक है ठीक है। हमारे आर्टिकल ने भी डिफाइन किया हुआ है गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है। आर्टिकल 366(12) says GST means any tax on supply of goods or service or both except taxes on supply of liquor or alcohol liquor for human consumption। हर एक गुड्स और सर्विस पे है जो टैक्स लगते हैं वो जीएसटी है एक्सेप्ट जो अल्कोहल की सप्लाई पे लगते हैं उसके अलावा। सो फर्स्ट क्वेश्चन कि हम क्या सभी पे हमारा जीएसटी लगता है इसके अलावा कुछ और टैक्स नहीं लगते? जैसे कि पेट्रोल प्रोडक्ट पे आज भी हमारा वैट लगता है तो हमने यहाँ पे वैट को एक्सक्लूड क्यों नहीं किया? और एक्सक्लूजन में नहीं है वो भी वो नेगेटिव लिस्ट में दिए हुए। अंकुर आप क्या कह रहे हो? आई थिंक वो एक्सक्लूजन में नहीं है वो डेफरमेंट में है कि अभी स्टेट्स उस पे वो नहीं हो रहे ना एग्री नहीं हो रहे कि इसको जीएसटी में लेना है। तो हमने यहाँ पे इसको डेफर क्यों नहीं किया? मींस कभी हमको हटाना होता तो यहाँ से वो हटा देते पेट्रोल प्रोडक्ट्स। नहीं अभी लॉ में लिख देते कि पेट्रोल प्रोडक्ट्स पे अभी नहीं लग रहा फिर बाद में कैसे लेके आते फिर पूरे वो अमेंडमेंट डेफिनेशन ही अमेंड करनी पड़ जाती ना। ओके ठीक है किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर? यार इसमें कुछ ऐसा था ना कि एक्साइज ड्यूटी शायद सारी गवर्नमेंट के पास स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती थी तो मेजर रेवेन्यू इनका यहाँ से कवर होता था। किसकी बात कर रहे हो? रेवेन्यू आता था पेट्रोल प्रोडक्ट्स के बारे में एक्साइज में। हाँ पेट्रोल प्रोडक्ट्स वैट की बात कर रहे हैं। हाँ तो फिर वही मैं कह रहा हूँ पेट्रोल प्रोडक्ट्स को यहाँ पे लिख देते कि भाई पेट्रोल प्रोडक्ट्स भी के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा मतलब वो जीएसटी की डेफिनेशन। सर आर्टिकल अमेंड करने के लिए पार्लियामेंट में वो जाना पड़ता शायद इसलिए। वेरी गुड
क्योंकि यदि हम यहाँ पे लिख देते हैं पेट्रो प्रोडक्ट्स का भी, हमको नेक्स्ट है फिर अमेंडमेंट करनी पड़ती है, पार्लियामेंट में जाना पड़ता, लोकसभा में जाना पड़ता, राज्यसभा में जाना पड़ता, तब पास होता है ये हमारा। और आपको पता होगा 2005 से हम जीएसटी लाने की सोच रहे हैं इंडिया के अंदर, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। एंड पहले प्रोजेक्ट था कि हम 2010 तक जीएसटी इंडिया में इम्प्लीमेंट करेंगे, बट वो हम कर नहीं पाए, वो डेफर होते होते 2017 में ही इंडिया में एप्लीकेबल हुआ है। सो यदि हम ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देते तो हमको अमेंडमेंट करनी काफी डिफिकल्ट होती, तो इसलिए हमने ये इस वे से गए हम। ओके, तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि वेदर ऑन ऑल गुड्स जीएसटी लेवी होता है, जाओ जीएसटी सभी पे एप्लीकेबल मेरा नहीं वाला गलत होता था क्या? क्या? नहीं, मेरा वाला आपका जो था सही वो था। गलत था क्या? डेफर अभी नहीं, डेफर आप- कर रहा है ना कि इसको बाद में इंक्लूड कर सकते हैं शायद इसको जीएसटी में, हाँ हाँ, जो पेट्रो प्रोडक्ट्स के बारे में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को। पेट्रो प्रोडक्ट के बारे में जो हमारा जीएसटी का लेवी सेक्शन 9, सेक्शन 9 में लिखा हुआ है कि जीएसटी काउंसिल जब से कहेगी तब से हमारा पेट्रो प्रोडक्ट पे भी जीएसटी लगना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ वो यही हमने भी सुना था, पढ़ा था, मतलब तो पेट्रोल इससे को क्या बाद हुआ में कि इंक्लूड आप, करेंगे, इसलिए इसको डेफिनेशन में बात कर रखा है। हाँ, इसलिए हमने डेफिनेशन से के अंदर इंक्लूड रखा है, बट हमने बाद में उसको सेक्शन 9 की लेवी से बाहर कर दिया। ओके, चलते आगे हम। ओके भाई, ओके। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, क्या सभी गुड्स और सर्विस पे जीएसटी लगते हैं? नहीं, अल्कोहल के अलावा भी पेट्रो प्रोडक्ट पे नहीं लगता, इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं लगता हमारा, और काफी और गुड्स और सर्विस है जिसपे नहीं लगता हमारा। is excluded in the definition of GST. कोई बताएगा कि हमने इसको एक्सक्लूड क्यों किया है, मतलब हम इसके ऊपर जीएसटी क्यों नहीं लेवी कर रहे? क्योंकि इस पे स्टेट को रेवेन्यू मिलता है, इस पे स्टेट टैक्स लगाती है और वो स्टेट्स एग्री नहीं हुई थी अपना रेवेन्यू लूज करने के लिए, इसलिए इसको हम जीएसटी के लेवी में ला नहीं पाए थे। ला नहीं पाए थे? कभी ट्राई किया था हमने इसको लाने के लिए? इतना नहीं पता। अगर ट्राई करते तो ओवरऑल अदर्स प्रोडक्ट पे भी जीएसटी नहीं लग पाता। आई डोंट थिंक ट्राई किया था, क्योंकि ये स्टेट्स के लिए बहुत बड़ा रेवेन्यू था। एक तो लीकर और एक पेट्रोकेमिकल्स, आई गेस उस पे हमारा पेट्रो कुछ प्रोडक्ट्स, हो नहीं पाया केमिकल्स था। नहीं, प्रोडक्ट्स। हाँ, Especially पेट्रो South- प्रोडक्ट। साउथ के ओके, states इसको में कंक्लूड ज्यादा- करता हूँ मैं। लिकर प्रोडक्ट्स पे क्या था नहीं माने थे। और क्या है? लिकर प्रोडक्ट पे ना स्टेट एक्साइज लगती है और स्टेट वैट लगता था हमारा, तो इसलिए जब हम जीएसटी लेके आए थे उसका हमारा प्रिंसिपल था कि रिवेन्यू न्यूट्रल रहे, कि स्टेट गवर्नमेंट को भी लॉस ना हो यदि जीएसटी आता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी लॉस ना हो। तो जिसकी वजह से हमने ये किया कि लिकर को हम इसके अंदर लेके नहीं आए, जीएसटी के अंदर। ओके, पीयूष जी ऑन लाइटर नोट जो मेरे को पता है ना, हाँ, वो ये है कि सारे बेवड़ों ने एक मीटिंग करी थी और बोला जो हमें शराब पिलाती सरकार हम उसी को टैक्स देंगे। अच्छा, आपको मिली सर कभी शराब? नहीं मिली, मैं तो शराब की कंपनी में काम करते हैं यार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी गुड्स और सर्विस पे जीएसटी नहीं लगता और यदि हम उसको चार्ज कर लेते हैं जीएसटी, तो क्या होगा? तो जो हमारा परचेजर है उस गुड्स का, हाँ, उसको इनपुट नहीं मिलेगा और जिसने चार्ज कर लिया है उसे ही गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट थिंग क्या सेकंड पर्सन को आईटीसी मिलेगा जो रिसिपिएंट है? नहीं मिलेगा, नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा। ओके, हाँ। ठीक और वो है, रिफंड क्लेम कर सकता है जिसने पे किया है। रिफंड क्लेम कर सकता है। रिफंड मैम तभी मिलता है यदि हम जो कस्टमर है उसको पे करते हैं, तभी हमको रिफंड मिलेगा, अदरवाइज रिफंड नहीं मिलेगा इसका। ओके, एंड फर्स्ट थिंग थी इसका हमारे लिए लीगल प्रोविजन क्या है, कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हम पहले वो देख लेते हैं इसके लिए। यदि किसी गुड्स और सर्विस पे टैक्स नहीं लगता बट हमने उस पर चार्ज किया है, तो उसके लिए लीगल प्रोविजन क्या कहते हैं, ये मैंने अपने पीपीटी में जो लिकर हाँ, जो लिकर में आपने बताया कि उस पे स्टेट को भी लगता था, स्टेट की वैट लगता था और एक्साइज की उसकी सेंटर की एक्साइज लगती थी। सेंट्रल की एक्साइज लगती सर, नहीं, स्टेट की एक्साइज लगती थी, स्टेट का वैट लगता था, जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट कहेगी भाई मैं क्यों दूं, मतलब मैं अपना सेक्रीफाइस क्यों करूं। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी तो थे पहले जिन पे खाली वैट लगता था और उसको भी तो जीएसटी में लिया है। उस पे सर पहले एक्साइज भी लगती थी, बट वैट के साथ उस पे सीएसटी भी था ना, अगर इंटर स्टेट होता है तो वो सीएसटी में चला जाता था। नहीं उस पे एक्साइज भी लगती थी ना सर।
और इसका रेवेन्यू लॉस बहुत ज्यादा था। इसका रेवेन्यू लॉस काफी ज्यादा है। ठीक है, एनी क्वेश्चन? ठीक है, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, यदि हम गुड्स और सर्विस पे टैक्स नहीं लगता बट हम उस पे जीएसटी चार्ज करते हैं तो उस केस में क्या होगा हमारा? तो हमको गवर्नमेंट को पे करना है, कैसे करना है, हम पहले वो देखते हैं। ये मैंने पीपीटी में शेयर नहीं किया था क्योंकि मैं चाहता था कि तुम इस स्पीकिंग को देखो। तो इसमें हमारा सेक्शन 76 ऑफ सीजीएसटी एक्ट गवर्न करते हैं इस चीज के लिए। ओके, notwithstanding anything to the contrary contained in any order, direction of any appellate tribunal or court in any other provision of this act or rule made thereunder or any other law for the time being in force, means ये notwithstanding clause है। every person who has collected from any other person any amount as representing the tax under this act and has not paid the said amount to the government shall forthwith pay the said amount to the government irrespective of whether the supply in respect of which such tax was collected are taxable or not। मीन्स किसी पे नॉन टैक्सेबल है बट हमने उस पे जीएसटी कलेक्ट किया है तो हमको वो गवर्नमेंट को पे करना होगा। एंड फर्दर आप इसको पढ़ोगे तो इसमें लिखा है कि विद इन, जब हमने कलेक्ट किया है विद इन 30 डेज हमको गवर्नमेंट को पे करना है। लाइकवाइज हमको ने यदि वो 1 अप्रैल में सेल की है, हमने पर्सन से टैक्स कलेक्ट किया है तो हमको वो 1 मई तक गवर्नमेंट को पे करना होगा। नॉर्मली ड्यू डेट क्या होती है? 20 ऑफ सक्सीडिंग मंथ। गेटिंग माय पॉइंट? यस। सो इनके लिए 1 मिनट, पूरा सेक्शन कोई चाहता है तो पढ़ सकते हैं बट एक ब्रीफिंग देनी थी मुझे तो सिर्फ मैं फर्स्ट क्लोज पढ़ रहा हूँ 76 का। ओके ओके, अब हम आते आगे। सो यदि मैं मीनिंग को कंक्लूड करता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो जीएसटी मीनिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुआ है, ये डेफिनेशन का नेचर क्या है? इंक्लूसिव डेफिनेशन है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, कौन सी डेफिनेशन है? मीनू मीनू सो गई। ओके, अंकुर सर? जी हाँ, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, कौन सी डेफिनेशन है ये? एग्जॉस्ट पढ़ने दे भाई 1 मिनट। एग्जॉस्टिव है तो ओके, एग्जॉस्टिव हुई ना? ध्रुव भी बता। ठीक है, ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। पहले 1 मिनट ये बता देता हूँ एग्जॉस्टिव डेफिनेशन होती है क्या और इंक्लूसिव डेफिनेशन क्या होती है। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन मीनिंग क्या होते हैं कि जो हमारे आगे लिखा हुआ है ना सिर्फ वही मीनिंग है। इंक्लूसिव डेफिनेशन का मीनिंग होता है कि जो हमने लिखा हुआ है उसके अलावा भी इसका मीनिंग हो सकता है। जैसे अब हम स्कोप ऑफ सप्लाई में पढ़ेंगे, वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है। यहाँ पे मीन्स लिखा हुआ है जिसकी वजह से एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, और यहाँ पे यही होता है इंक्लूड्स, तो ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन इंक्लूसिव डेफिनेशन बन जाती है, इंक्लूसिव हो जाती है। हाँ ओके, आगे चले। ओके, सो हम सबसे पहले इसका अंदर देखेंगे सप्लाई का क्या मीनिंग होता है। ओके, सो सेक्शन 7 गवर्न करते हैं इसके लिए स्कोप ऑफ सप्लाई। सो सेक्शन 7(1) कहते हैं फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट द एक्सप्रेशन सप्लाई इंक्लूड्स all form of supply of goods or service or both, such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease or disposal made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business। So यदि मैं 7(1) को कंक्लूड करता हूं तो मेरे आगे 4 वर्ड्स आते हैं। क्या होती है? सप्लाई होनी चाहिए, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, सेल, बार्टर, एक्सचेंज, रेंटल, लीज। ओके, दूसरा है इसके अंदर वर्ड गुड्स और सर्विस की होनी चाहिए। थर्ड है कंसिडरेशन होना चाहिए, और फोर्थ है बिजनेस होना चाहिए। और जो बिजनेस वर्ड है काफी बड़ा मीनिंग, काफी इंक्लूसिव है इसके अंदर मीनिंग। तो 1 मिनट पहले सेक्शन 7(1) को ब्रीफ कर देता हूं, उसके बाद हम क्लोज बाय चलेंगे। क्लोज बी कहते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। हम कोई भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं तो भी
फॉर कंसिडरेशन करते हैं, चाहे हमारे बिजनेस में हो या ना हो, वो भी सप्लाई के अंदर इंक्लूड होगा। थर्ड है द एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और एग्री टू बी मेड विदाउट अ कंसिडरेशन। यदि कुछ ट्रांजेक्शन है विदाउट कंसिडरेशन है तो भी सप्लाई ट्रीट की जाएगी यदि वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो। एंड फोर्थ बाद में कंक्लूड करेंगे कि मैंने लिख के बाद में क्यों कैंसिल किया है इसको। सबसे पहले हम ए पे आते हैं, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। सो हाँ, गुड्स क्या होता है? गुड्स हमारा सेक्शन 2 क्लोज 52 में डिफाइन है, यहाँ पे सेक्शन 2 लिखना रह गया। मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी सिक्योरिटी बट इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास एंड थिंग attached to or forming part of land which are agreed to be served before supply or under a contract of supply। मीन्स जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो ही हमारी गुड्स की डेफिनेशन में आएगा। ओके, एंड उसके अलावा जो सब चीज है वो सर्विस की डेफिनेशन में आएगा। फाइन। सो एक चीज बताओ मुझे, यदि सीए एक सीए सर्टिफिकेट देता है तो वो गुड्स है या सर्विस है? सर्विस है। ओके, इसमें मैंने ऐड नहीं की, सर्विस है वो हमारा। सर्विस क्यों है? डेफिनेशन को देख के। प्रॉपर्टी नहीं है। वेरी गुड, वो प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, छोड़ना भी नहीं करता, वो प्रॉपर्टी नहीं है इसलिए वो हमारा सर्विस के अंदर आएगा, वो गुड्स की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा हमारा। ठीक है, सर्विस की भी डेफिनेशन पढ़ लेता हूं मैं। सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स। जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है। अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी बट इंक्लूड्स एक्टिविटी रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी। मीन्स हम मनी के लिए कमीशन चार्ज करते हैं, सो वो चीज, और इट्स कन्वर्जन बाय कैश और एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन और सच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। मीन्स हम यदि मुझे कोई फॉरेन एक्सचेंज परचेज करना है तो उस पर जो कमीशन चार्ज होते हैं वो सर्विस के डेफिनेशन में फॉल करेगा, बट जो करेंसी है वो मेरी सर्विस के डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा। ओके सर, मेरे पास एक क्वेश्चन है। यस सर। अब जैसे सर रियल एस्टेट पे जीएसटी लगता है, जो कंस्ट्रक्शन नए घर खरीदते हैं उस पर जीएसटी का प्रोविजन है, तो वो गुड्स की डेफिनेशन में आएगा सर्विस? आप बताओ किस में आएगा वो? गुड्स में तो लिखा है मींस इन एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अब वो मूवेबल तो है नहीं, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। कंप्लीट जो तो फिर वो क्या हुआ? फिर वो क्या हुआ? सर्विस। यस, कंस्ट्रक्शन सर्विस पे लग रहा है बेसिकली, वो जीएसटी घर पे नहीं लग रहा है। आप ये कहना चाहते, ये मतलब ये है लैंड पे नहीं लगता वो। यदि हम जीएसटी के अंदर उस पे जीएसटी लेवी करते हैं तो गवर्नमेंट कहती है कि 1/3 पोर्शन पे टैक्स नहीं लगेगा, 2/3 पे टैक्स लगेगा। इसका मीन्स वो लैंड की वैल्यू है ना, उस पे टैक्स नहीं लगाती गवर्नमेंट। मेरी बात सुन भाई, हाँ, घर जब खरीदते हैं तो उस पे जीएसटी तो लगता भी नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है, दोनों चीज को मैं खत्म करता हूँ। जो अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उन पे लगता है। हाँ, तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की, हाँ, कंप्लीट पे नहीं लगता। मेरा क्वेश्चन ऑनगोइंग पे है, तो वो तो बेसिकली उस कंस्ट्रक्शन सर्विस पे जीएसटी लग रहा है, उस पे नहीं लग रहा घर पे बेसिकली। वो बेसिकली वो मान रहे हैं कि जो आपका सर्विस पोर्शन है उस पे लग रहा है। ठीक है, ओके, जी बताएंगे आप। उसमें यही है अंकुर जी, बिल्कुल सही कहा था आपने। और इवन ना ये चीज हमारी शेड्यूल 2 में मेंशन भी है, तो हम उसको आगे भी देख सकते हैं कि वो गुड्स है, सर्विस है, क्या कुछ है। थैंक यू अंकुर। ओके, सो चॉकलेट मिले हैं। इसके बाद हमारा दे सकते हैं। हाँ मिलेगी सर, जरूर मिलेगी, सभी को मिलेगी। और सेक्शन 7(1) करे सर, सेक्शन 7(1) के अंदर हमने 4 वर्ड्स पढ़े थे, गुड्स, सर्विस, सप्लाई एंड कंसिडरेशन एंड फोर्थ बिजनेस। तो हम अभी थर्ड पॉइंट पे कंसिडरेशन पे। अंकुर जी, कंसिडरेशन क्या होता है? सारे सवाल अंकुर से पूछोगे सर, आप बता दो। समथिंग इन रिटर्न भाई, सिंपल, समथिंग इन रिटर्न। अभिषेक सर? हाँ जी सर। कंसिडरेशन मतलब
लेना देना सर, कुछ दो लोगे तो कुछ देना भी पड़ेगा। ओके, यदि लाइकवाइज कंसिडरेशन जरूरी है कि मॉनेटरी टर्म्स में हो, नॉन मॉनेटरी टर्म्स में उसको हम कंसिडरेशन कहेंगे या नहीं कहेंगे? नहीं, कंसिडरेशन नहीं कहेंगे। देंगे भाई, कहेंगे यार, हाँ, मॉनेटरी कोई सर्विस भी मिल रही है, सर्विस इन काइंड और इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। वेदर मनी और नॉट। अरे मैं देख रहा था सब जगह है कि नहीं। चलो देखता हूँ, समथिंग आगे इन रिटर्न पढ़ते हैं भाई, एक बार। कुछ भी मिल जाए। Any payment made or to be made, whether in money or otherwise, Abhishek sir, otherwise, in respect of, in response to, or for the inducement of the supply of goods or service or both, whether by the recipient or by any other person, but shall not include any subsidy given by central government or state government. What it mean? हम कंसिडरेशन में हर एक अमाउंट को कंसिडर करेंगे, बट जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ मिले तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको एक्सक्लूड करके चलेंगे। लाइकवाइज किसी गुड्स की वैल्यू 1 लाख रुपीज है और स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने 20,000 रुपीज पे किए उस गुड्स और सर्विस के लिए, तो कंसिडरेशन 80,000 बनेगा हमारा। ओके फ्रेंड्स, और 80,000 अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगी। ओके ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। एंड सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं? द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फोरबेरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, वेदर बाय द रिसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन, बट शैल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है कि लाइकवाइज हम कह देते कि तुम ये काम मत करो, मैं तुमको 1 लाख रुपीज दूंगा। किसी काम को ना करना या फिर मेरे कहने पे किसी काम को करना, वो भी कंसिडरेशन की डेफिनेशन में आएगा। ओके, नॉन कंपटीशन फीस बेसिकली। हाँ, यस 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 यस, डन। इसका प्रोवाइजो कहते हैं कि यदि हमको कोई सिक्योरिटी मनी मिलती है तो वो मेरी कंसिडरेशन की डेफिनेशन में नहीं आएगा। लाइकवाइज हम रेंट पे कोई प्रॉपर्टी लिया है और उसके लिए हमने 2 मंथ का सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया है, तो वो हमारा क्या नाम है, कंसिडरेशन की डेफिनेशन में नहीं आएगा। इसका मतलब उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा, हमारा जीएसटी से बच जाएंगे हम। ओके, चले आगे। अब हमारा आता है फोर्थ वर्ड, बिजनेस। बिजनेस क्या है? बिजनेस की काफी बड़ी डेफिनेशन है। सो मैं इसको ब्रीफली बता देता हूँ, इन डेप्थ के लिए आप इसको स्टडी कर सकते हो। इसमें क्या है, कोई भी हम बिजनेस करते हैं, चाहे वो टेम्परेरी नेचर का हो चाहे वो रेगुलर नेचर का हो, ओके, और साथ में कोई एंसिलरी एक्टिविटी करते हैं, लाइकवाइज हमने कोई फिक्स एसेट परचेज सेल की है, वो सब चीज भी बिजनेस की डेफिनेशन में आ जाती है। ओके ओके सर एंड ओके। सो अब हम वापसी आते हैं सेक्शन 7(1)(a) पे। 7(1)(a) सेम चीज, फॉरवर्ड स्टेज के अंदर गुड्स एंड सर्विस हमने देख ली है। एंड यहाँ पे था सच एज, मीन्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। सच एज मीन्स ये भी इंक्लूसिव है कि हम जो हमने दिया हुआ है ये एग्जांपल्स है सिर्फ, इसके अलावा भी चीज इंक्लूड की जा सकती है। सेल्स ट्रांसफर, तो गुड्स मतलब सप्लाई बनने के लिए गुड्स होना चाहिए और सेल होनी चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए और बिजनेस होना चाहिए। डन। ओके, सो अब एक क्वेश्चन आता है कि फिक्स एसेट सेल करता हूं मैं, तो क्या वो उस पर जीएसटी लगेगा? श्वेता मैम, श्वेता सर एक बार दोबारा से बोलना। ठीक है। यदि हमने बिजनेस में हम फिक्स एसेट्स यूज करते हैं, वो हमने सेल की है, तो उस पे जीएसटी लगेगा। हमारा उस चीज का बिजनेस नहीं है बट हमने यूज के लिए, जैसे हमारे ऑफिस में लैपटॉप है, लैपटॉप को मैंने यूज करके अब सेल कर रहा हूँ, तो क्या उस पे जीएसटी लगेगा? अगर आईटीसी लिया हुआ है तो जीएसटी उसके सेल पे लगेगा। ओके, यदि आईटीसी नहीं लिया हुआ वाला याद आ रहा आपको? नहीं, हेलो, तो भी लग जाएगा। विद कंसिडरेशन है तो दोनों केस में लगेगा, चाहे आईटीसी लिया है चाहे नहीं लिया।
अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो आईटीसी यूज किया है तो ही लगेगा। ओके श्वेता मैम आप क्या कह रहे थे इसमें? मैं ये कह रही थी जब आईटीसी लिया होता है तब तो नो डाउट लगता है, बट अगर आईटीसी नहीं लिया होता तब भी लगेगा। तब भी लगेगा। तब ओके मतलब थोड़ा डाइसी है उसमें तब थोड़ा डाइसी है। सही कहा आपने, डाइसी है। कोई और अपने देना चाहेगा इसमें, लगेगा या नहीं लगेगा? ओके देखो फर्स्ट थिंग, यदि उसमें हमने आईटीसी क्लेम किया है उस पे जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, तो उसके लिए हमको शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। एक मैं शेड्यूल 1 ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि जो अभी श्वेता ने कहा था वो कहीं ना कहीं उन्होंने शेड्यूल 1 का रेफर किया था। हाँ ये रहा, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ फिक्स बिजनेस एसेट्स वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स। यदि किसी एसएससी ने किसी एसेट पे आईटीसी लिया हुआ है और अब उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो सप्लाई माना जाएगा, और यदि सप्लाई माना गया है तो उस पे जीएसटी लगेगा। फाइन, ओके श्वेता? डिस्पोजल पे जीएसटी कैसे लगा होगा सर? डिस्पोजल पे कैसे लगेगा श्वेता मैम, आप आंसर करना चाहोगे? हाँ, उसकी वैल्यू ओपन मार्केट वैल्यू निकाल के फिर उस पे हमें जीएसटी चार्ज करना होता है। ओपन मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करके फिर जीएसटी चार्ज होता है। ओके मीनू, इस केस में क्या होता है, हमारे पास ना सेक्शन 15 के अंदर है वैल्यूएशन रूल्स है, उसमें दिया गया है कि कैसी वैल्यू निकलेगी। तो उसके अंदर हमारे कुछ रूल्स हैं। उसमें नॉर्मली जो श्वेता ने बताया वो ये बताया कि जो ओपन मार्केट वैल्यू है, बट उसमें हम ओपन मार्केट वैल्यू नहीं लेते, कॉस्ट प्लस 10% लेते हैं। ओके तो अब ये क्वेश्चन आएगा कि कॉस्ट प्लस 10% मींस मैंने फिक्स एसेट 1 लाख इसकी परचेज की थी, अब मैं 1,10,000 पे टैक्स पे करूंगा। नो सर, जो करंट कैरिंग वैल्यू वेरी गुड, कैरिंग वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारा चार्ज होगा। लेकिन कॉस्ट प्लस 10% तो हम सिर्फ सर्विसेज के लिए चार्ज करते हैं ना, एसेट्स के लिए नहीं, बिजनेस एसेट्स के लिए नहीं। श्वेता अभी आवाज नहीं आ रही है, शफल कर रही है। हाँ तो हम जब सेक्शन 15 देखेंगे तब हम इस चीज को स्टडी कर लेंगे कि किस वैल्यू पे लगेगा। फाइन श्वेता, ओके ठीक है डन। मैं कह रही हूँ कि बिजनेस एसेट्स के लिए कॉस्ट प्लस 10% वाला अब आ रही है यार, ब्रेक हो रही है यार। ठीक है, कोई ना कंप्लीट करो। चैट बॉक्स में लिख दो या फिर आप। ओके मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके सो हमारा क्वेश्चन था कि फिक्स एसेट्स पे जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा। सो फर्स्ट थिंग, यदि हमने आईटीसी लिया है तो नो डाउट उस पे जीएसटी लगेगा ही लगेगा। ओके टू ऑल। अब क्वेश्चन आता है कि यदि हमने आईटीसी नहीं लिया है तो क्या उस पे जीएसटी लगेगा? सो फ्रेंड्स, इसके लिए ना दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट आई थी जिस टाइम वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स था, एंड इसके अंदर अभी कोई इस टाइप की जजमेंट नहीं आई है। सो उसमें क्या जजमेंट आई थी? दीप्ति ऑफ करोगे माइक अपना? उसमें क्या जजमेंट आई थी कि यदि हम अपनी फिक्स एसेट सेल करते हैं तो उस पे हमारी वैट की लायबिलिटी नहीं आएगी। सो यदि मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ वैट एक्ट के अंदर और अब ये जीएसटी एक्ट के अंदर, दोनों सिमिलर डेफिनेशन है। सो अकॉर्डिंगली इस पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए। बट क्या प्रॉब्लम है, मैंने आपके साथ एक नोटिफिकेशन शेयर की थी, आप वो ओपन कर सकते हो। हाँ जी ओके अच्छा, मैंने आपके वाले को अंकुर अच्छा, सर अंकुर स्पीकर ऑफ करोगे? हाँ। माइक पीयूष तो सबको म्यूट कर दे, तेरे पास ऑप्शन होता है तो बोल होस्ट दिया है, ना? तेरे पास यार option मैं जितना बोलता हूँ उतने लोगों से बुलाता भी हूँ यार।
खुद अनम्यूट करके तब बोल सकते हाँ वो ये क्या कहते हैं, यहाँ से महमूद को मैसेज डाल देते हैं। फिर मेरी महमूद से अभी बात करने वाला था, तो वो उसमें था, मतलब नमाज पढ़ रहा था। अब मुझे शाम को बोलूंगा कि भाई तुझे चक्कर लेने तो दूसरी गाड़ी भेजा कर, अपने ये वाली गाड़ी मत भेजा कर, ब्लॉक वाली। क्योंकि ब्लॉक वाली में ये कहते हैं कि तुम पानी 500 लीटर हमें दे रहे हो और 1000 लीटर 1500 लीटर किसी और से दे रहे हो। तो मैंने बोला जब हम देख रहे हैं तो हम ही देखने थे, आगे या तो कैसे होगा म्यूट? वो पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करोगे तो तब हो जाता है। ठीक है भेज दो। हाँ भेज दो। अंकुर सर ने वीडियो तो अपनी वो करी। ओके, मैंने अभी सभी को म्यूट कर दिया है। ठीक है, सो अब हम इस पॉइंट पे थे कि यदि हम फिक्स एसिड सेल करते हैं और यदि हमने उस पे आईटीसी क्लेम नहीं किया तो उस पे जीएसटी का क्या प्रोविजन है। और अभी डिस्कस किया था हमने कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि ऐसी सिचुएशन में वो बिजनेस की डेफिनेशन में फुल नहीं करेगा, जिसकी वजह से उस पे वैट की लेवी नहीं आएगी। डन। सो बट हमारे जीएसटी एक्ट के अंदर नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 8/2018 अंडर जीएसटी टैक्स रेट। उसके अंदर क्या नोटिफिकेशन है कि यदि मैंने किसी मोटर व्हीकल पे जीएसटी क्लेम, मोटर व्हीकल है और डेप्रिसिएशन क्लेम करता हूं मैं उसके ऊपर, तो उसके ऊपर मुझे अपना कैलकुलेशन करना होगा कि जो वैल्यू में सेल कर रहा हूं माइनस में डब्ल्यूडीवी हम निकालेंगे इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, और उस पर हमारा जीएसटी चार्ज होगा। हेलो, हाँ भाई यार समझ में आया क्या, मतलब मैं कहने क्या बोला? मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, कुछ फीडबैक नहीं मिल पाया था मुझे। यदि नोटिफिकेशन नंबर 8/2018 में है कि यदि हमने मोटर व्हीकल सेल करते हैं हम, तो उसके ऊपर सेल वैल्यू माइनस में डब्ल्यूडीवी हम वैसे निकालेंगे जैसे हम इनकम टैक्स एक्ट में निकालते हैं। ओके, और रेस्ट वैल्यू पे हमारा वैल्यू मानी जाएगी, उस पर टैक्स लगेगा हमारा। तो हमारी नोटिफिकेशन कहती है कि यदि हम कोई भी एसिड सेल करते हैं, फिक्स एसिड सेल करते हैं जिसमें हमने आईटीसी लिया नहीं हुआ, एक तरह से उस पर भी टैक्स लगेगा हमारा। डन। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये आता है कि जीएसटी क्या समझ नहीं आया सर। ओके, मैं रिपीट करता हूँ। हमारा क्वेश्चन है यदि कोई फिक्स एसेट्स पे हमने यदि आईटीसी क्लेम नहीं किया हुआ तो उस पे जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा। तो नोटिफिकेशन नंबर 8/2018 में ये है यदि हम मोटर व्हीकल सेल करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। उसके ऊपर टैक्स कैसे लगेगा, उसके लिए वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी टोटल सेल माइनस में जो डब्ल्यूडीवी है, बेसिकली जो डिफरेंस होगा उस पे। हाँ उस पे। लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूँ। दिखते कैसे इसमें यार? Are you asking us to unmute? लो लाइकवाइज क्या तुमने अनम्यूट करने को बोला है क्या? ना 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 लो। ओके। यदि कोई मोटर व्हीकल है, मैंने सेल किया 1 लाख रुपीज की और उसकी डब्ल्यूडीवी है 80,000 रुपीज की, तो मेरी वैल्यू निकलेगी फॉर जीएसटी पर्पस 20,000 रुपीज, और मुझे ये 20,000 पे टैक्स पे करना पड़ेगा। डन। ओके, सो अब इसमें क्वेश्चन आता है, ये सिर्फ नोटिफिकेशन आई है, ये ओनली मोटर व्हीकल के लिए आई है, अदर फिक्स एसेट्स के लिए नहीं आई है हमारी ये नोटिफिकेशन। तो अदर पे हमको 1 लाख पे ही टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, ये तो सर गलत हो जाएगा फिर। क्या कैलकुलेशन का? हाँ बोलो। जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, हाँ जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, जो लेस कर रहे हैं, इसका रीजन यही हो गया ना, 80,000 पे तो ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं। लाइक से 1 लाख की अगर परचेज की थी, 20,000 रुपीज हमने डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर लिया, तो 1 लाख पे तो फिर भी टैक्स पे कर चुके हैं। अभी 20,000 वैल्यू एडिशन है फर्दर। हाँ फर्दर हमारा 20,000 का वैल्यू एडिशन है। हाँ इसलिए इस पे बस जीएसटी लग रहा है। हाँ ओके ओके डन। गुड इंटरप्रिटेशन। मतलब मेरे अकॉर्डिंग भी गवर्नमेंट का यही साइकोलॉजिकल रहा होगा कि
क्योंकि एक तरह से 20,000 इसकी वैल्यू एडिशन हुई है, तो इसलिए हम इसको टैक्स चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। बट सबसे बड़ा डायलेमा ये है कि ये सिर्फ मोटर व्हीकल के लिए है। यदि अदर देन मोटर व्हीकल जिसपे जीएसटी नहीं लगता, जिसपे आईटीसी नहीं मिलता जीएसटी का, उसके लिए ये सब नोटिफिकेशन नहीं आई हुई, तो उसके ऊपर हमको 1 लाख पे ही जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। ओके, डबल टैक्सेशन हो गया ये, डबल टैक्सेशन हो गया ये। हाँ, ओके। सो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, कल इस पे डिस्कस करेंगे यदि हम मिलते हैं तो। 2 व्हीलर मोटर व्हीकल जो बाइक होती है हमारी, क्या वो मोटर व्हीकल की डेफिनेशन में फॉल करती है या नहीं करती है? ओके, मोटर भी और व्हीकल भी है वो आप स्टडी करना, कल डिस्कस करते हैं। ओके 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 ओके, होगी कवर होगी सर। सर इतना सिंपल होता तो मैं क्वेश्चन देता नहीं है। हम बता रहे भाई तुझे उनको पार्टिसिपेंट को सिंपल लगता है। जब मतलब मोटर व्हीकल अगर सेल कर रहे हैं तो उस पे ये अलग कंडीशन लगेगी, उसमें डब्ल्यूडीवी माइनस होने के बाद जीएसटी लगेगा, राइट? हाँ। और अगर नॉर्मल कोई फिक्स एसेट सेल कर रहे हैं तो वो जो कॉस्ट माइनस 10% वाला कंसेप्ट बता रहे थे, कॉस्ट प्लस 10%, प्लस 10% वाला। हाँ, कॉस्ट यार ये मैंने ये नहीं कहा यार, वो तब है कॉस्ट प्लस 10% यदि आप विदाउट कंसिडरेशन पे कर रहे हो तो। विद कंसिडरेशन पे कर रहे हो तो जितने का है उतने का ही पे करना है। हाँ, और विदाउट कंसिडरेशन पे कर रहे हो सेक्शन 71A में फॉल ही नहीं करेगा, तो इस पे जीएसटी ही नहीं लगेगा। फिर अभी अपन 2 चीजें देख रहे थे ना कि अगर आईटीसी लिया हुआ है विदाउट कंसिडरेशन है, लगेगा, आईटीसी अगर उस पे क्लेम किया हुआ है तो जीएसटी लग जाएगा। अब इसको मैं नहीं मेरी बात, आईटीसी लिया हुआ है। हाँ जी, मैं इसको खत्म करता हूँ। लिया हुआ है फिक्स एसेट, ठीक है, चल तू ही खत्म कर। ठीक है सर, जो हमारी वो पॉइंट चल रहा था वो था हमारा शेड्यूल 1 के अंदर, यदि हमने आईटीसी लिया हुआ है तो हम उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो क्या ट्रीटमेंट होगा हमारा? तब तो 100% जीएसटी लगेगा। हाँ, उस पे ये माइनस का रूल नहीं है। कंडीशन है ना, उसमें कंडीशन भी तो होती है कि हमने जितना इनपुट क्लेम किया है, अगर उससे ज्यादा, उससे कम आउटपुट लग रहा है, कुछ ऐसे कंडीशन थी कि जितना इनपुट क्लेम किया है हमने और उससे कम आउटपुट हम पे कर रहे हैं, तो इनपुट के बराबर पे करना पड़ेगा। मैम इसमें इज देयर एनी कंडीशन? नहीं, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, मतलब परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट में कोई कंडीशन नहीं है। और आईटीसी का मतलब कोई भी जो टैक्स पहले लगा हुआ था, वैट, सर्विस टैक्स, वो सारा ही ना, या सिर्फ जीएसटी का आईटीसी? वेरी गुड क्वेश्चन, होपफुली हम सभी लेंगे इसके अंदर। अच्छा, मेरा क्वेश्चन एक है, लेट्स से हमने 5,000 की वो एसेट खरीदी यूज की और अब हम उसे सिर्फ 1,000 रुपीज में डिस्पोज कर रहे हैं, जबकि वो यूजेबल है अभी भी, बट हम सेल कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो अब हम 1,000 रुपीज पे जीएसटी चार्ज करेंगे? हाँ, आप उस पे 1,000 पे टैक्स चार्ज करोगे। और इस पे फिर हमारे को कोई क्वेश्चन तो नहीं आएगा ना बाद में जीएसटी डिपार्टमेंट से? तो वैसे जीएसटी बचा जाएगा, कोई 1 रुपए में एसेट सेल करने दिखा देगा कि 1 रुपए में एसेट सेल करी है। हाँ, दिखा सकते हो, यदि आप चाहते हो कि डिपार्टमेंट वालों को अपने घर पे बिठाना है तो बिठा सकते हो। अरे नहीं यार, लॉजिकली तो मतलब मैं 1 लाख रुपए की एसेट, अब मैं उसे कह दूं कि नहीं 1,000 में सेल कर दी, 1,000 पे जीएसटी पे करूंगा, तो वैल्यूएशन वगैरह का चक्कर नहीं, कुछ दान कर रहे हो सर आप? कम पे नहीं, आप बेच सकते हो, एक्ट में कहीं मना नहीं करेगा। ले लेंगे ना यार वो सब है प्लानिंग, बट इसके लिए एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ कि हम इसको फेयर मार्केट वैल्यू मानेंगे। बट आपकी यदि स्क्रूटनी होती है तो मेरे अकॉर्डिंग में इजिली पकड़ सकते हैं कि यार कोई पर्सन 1,000 लाके 1 रुपए की सेल नहीं करेगा, और इसके पीछे कहीं ना कहीं वो 2 नंबर का काम कर रहे हैं। मतलब काम कर सकते हैं, पकड़े गए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। हाँ, वो तो आप टैक्स भी मत पे करो। नहीं, मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है, मुझे लगता है इसमें और भी एक रूल था जो, पर मैं उसके बारे में पढ़ूंगी उसके बाद। वो जो आप बता रही हो ना मैम रूल, वो वैट में था पहले कि आपको आउटपुट से कम, जो आउटपुट है वो इनपुट से कम नहीं होना चाहिए, जितना इनपुट बचा यूज करने के बाद उससे कम नहीं होना चाहिए, उसमें एक मिनिमम लिमिट थी। तो मैं एक बार पढ़ना चाहूंगी, मतलब पढ़ के फिर मैं डिस्कशन कर लूंगी। ठीक है, ठीक है, मेरे को इसमें डाउट है इस वाले पॉइंट पे ना।
जीएसटी के अंदर यदि हम बिजनेस बंद करते हैं, क्लोजर ऑफ बिजनेस करते हैं, उस टाइम ये रूल है, बट नॉर्मल क्या उसमें ये रूल है जो हमने जितने में हमने परचेज किया था और जो उसकी आउटपुट वैल्यू निकलती है जो भी हायर है उसके अकॉर्डिंग हमको टैक्स पे करना पड़ेगा। वो बिजनेस बंद करने पे है, नॉर्मल प्रोविजन में नहीं है। ठीक है ठीक है, ठीक है, मैं वो बिजनेस बंद करने का हो सकता है। हाँ, वो मेरे को पूरा याद नहीं आ रहा था। ठीक है। अंकुर जी, हमारे यहाँ पे जो ये था डिस्पोज ऑफ का, वो शेड्यूल 1 में हम डिस्कस कर रहे थे। यदि विदाउट कंसिडरेशन है तो भी उस पर जीएसटी लगेगा और वैल्यूएशन होगी जो हमारा सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग कॉस्ट प्लस 10% के अंदर। डन। और जो अब हम स्टडी कर रहे हैं वो सेक्शन 7(1)(a) कर रहे हैं, जिसके अंदर कंसिडरेशन होना कंपलसरी है, अदरवाइज वो उस पर जीएसटी ही नहीं लगेगा। लाइकवाइज आपके कोई मोटर व्हीकल है और आपने उसके ऊपर आईटीसी क्लेम नहीं किया हुआ, डन, और आप चाहते हो कि यार मैं इसको आउटपुट दिखाता हूँ और इसका मुझे कुछ मिलने भी नहीं वाला, आउटपुट दिखाता हूँ तो जीएसटी पे करना पड़ेगा, और आप उसको वैसे ही कबाड़ में गिर दो, किसी को कुछ सेल मत करो, तो उसपे कोई जीएसटी नहीं है। अच्छा भाई, सपोज ऑफ करोगे उस पर कोई भी जीएसटी नहीं है। डन। डिस्पोज ऑफ करोगे और विदाउट कंसिडरेशन है। आईटीसी तो भाई आईटीसी का मतलब तो वही हो गया ना, पर लास्ट के कोई भी टैक्सेस पास्ट के भी, इवन वैट लिया हो, मैंने कुछ भी लिया हो, देखो तो सर, आईटीसी तो नॉर्मल केस में, बिजनेस केस में तो लेते ही है बंदा। सर बट ना हमको फिक्स एसेट का मिलता नहीं है ना, जीएसटी से पहले भी नहीं मिलता था। नहीं, फिक्स एसेट में कुछ कम मिलता था ना, वो 50-50% वाला, कि आप 1 साल 2 साल वाले में ले सकते हो। उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मिलता था बैट में भी हमको 3 साल में मिलता था, 2 साल में या 3 साल में मिलता था। फिर आईटीसी तो ले लिया ना मैंने, बैट का 3 साल में ही ले लिया वाले। हाँ ठीक है, यदि वो केस है तो हम शेड्यूल 1 में फॉल करेंगे ना। यदि हम हमारा आईटीसी लिया हुआ है तो हाँ, तो लगेगा, तो लगेगा, तो लगेगा ही लगेगा ना। मतलब बिजनेस एसेट कोई भी है तो उसको तो लगना ही लगना है, ये होपफुल करके कि हाँ उसने आईटीसी लिया ही होगा। डिपेंड करता है उस पे आईटीसी लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ। कुछ ऐसे एसेट्स है जिसपे आईटीसी मिलता नहीं था, जैसे कि मोटर व्हीकल हमारे एक एग्जांपल है, और दूसरा एग्जांपल मुझे ध्यान नहीं है। और एक चीज मैं आपके लिए देख रहा हूँ, डेफिनेशन ये रहा। सर आप ये वाली डेफिनेशन पढ़ो 1 मिनट के लिए। इनपुट क्लोज 59। भैया आधा घंटा लगेगा मुझे। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ 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 ठीक है, ठीक है, डन डन। सर आप पूछ रहे थे कि इनपुट के अंदर हम क्या क्या चीज इंक्लूड करते हैं, जो प्रीवियस ईयर का प्रीवियस हम जीएसटी से पहले कोई टैक्स लगे तो क्या हम उसको इंक्लूड करेंगे नहीं करेंगे। देखो हमारा इनपुट सेक्शन 2 क्लोज 59 में डिफाइन किया हुआ है। इनपुट मींस एनी टैक्स अदर देन सॉरी इनपुट क्रेडिट मींस एनी क्रेडिट और इनपुट टैक्स इन रिस्पेक्ट टू ये इनपुट टैक्स का डेफिनेशन है हमारी। Input tax in respect to registered person means the central tax, state tax, integrated tax, UT tax charged on any supply of goods or service or both made to him, and include an integrated tax GST charge on input of goods, the tax payable under the 3 or 4 of section 9. सर इसके अंदर प्रीवियस, हाँ सर इसके अंदर जो प्रीवियस टैक्स लगते थे हमारे वो इसमें मेंशन नहीं है। जैसे कि क्या नाम है, वैट यदि किसी फिक्स एसेट पे वैट लगा हुआ है और हमने उसका आईटीसी क्लेम किया है, तो आप क्वेश्चन ये अराइज होते हैं क्या वो शेड्यूल 1 के अंदर हमको उसके ऊपर रिवर्सल क्या नाम है जीएसटी पे करना होगा नहीं करना होगा। लॉजिकली हमको इसके ऊपर करना होगा, बट ये आगे कोर्ट में डिसाइड होगा कि हमारे पर लायबिलिटी आती है नहीं आती। बट फॉर द टाइम बिंग वो इनपुट टैक्स की डेफिनेशन में फॉलो नहीं करता। मैं लॉजिकली एडवाइस ये करूंगा कि हमको उसके ऊपर टैक्स पे करना चाहिए क्योंकि हमने उसको आईटीसी क्लेम किया हुआ है। ओके अंकुर, ओके टू ऑल।
ओके सर, ओके सर ओके भाई, ओके। ठीक है, हम आगे चलते हैं। सेक्शन 7(1) हुआ, कितना करना है? 4.5 हो गए हैं। हमारा ये क्वेश्चन अटेंड करने वाले कितने? क्या अटेंड करने वाले तो मुझे 2-3 ही लग रहे हैं यार। नहीं भाई, हम भी है, जगह हुए हैं सब। एक सेक्शन और कर लो सर। बट हाँ, सेक्शन नहीं सर, क्लोज हो जाए। ठीक है, चलो हम करते हैं। 15 कोई नहीं आगे देखे। रूबी हाँ नॉट प्रेजेंट। सुन रही हूँ मैं। श्वेता। रूबी 1 मिनट रुको, रूबी के लिए क्वेश्चन है। रूबी, ये सेक्शन 7(1)(a) के अंदर जो डेफिनेशन दी गई है, सेक्शन 7(1) में जो डेफिनेशन दी हुई है, वो इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है? ये दिखाओ पहले। ओपन की हुई है। ये नहीं पूछा था, वो दूसरा पूछा था। यही पूछा है। अरे वो था और मैम ये मैंने था वहाँ पे वो तो वो अलग था मैम, क्वेश्चन वो अलग था, बट उस टाइम मैंने बताया था एक कि मिनट, कौन एक सी मिनट। एक्सक्लूसिव होती है, कौन सी इंक्लूसिव होती है। पूरा दिन नहीं है रूबी हमारे पास। हाँ, बोल तो दिया एक्सक्लूसिव है। क्यों है? रुक जा, एक सेकंड रुक जा। चल ठीक है, क्यों है रूबी? ये क्यों नहीं पूछना था? तो ऐसे तो तुक्का लगाया था, 50% चांस है। क्यों तो मैंने भी बताया था रूबी। तो तुमको भी बताना पड़ेगा। नहीं, मैंने सुना नहीं था। तुमको बोलना चाहिए था। एक पाँव पे खड़े हो जाओ अब। ओके, दीप्ति। दीप्ति। यस सर। मैम, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है? इंक्लूसिव। और क्यों? व्हाई? क्योंकि इसका मीन्स मतलब और भी है, जैसे बिजनेस है, बिजनेस का बड़ा मतलब मीन्स है, एक तरह से कंसीडरेशन। इसको जोड़ के और भी मतलब है इसका। ठीक है, ठीक है अभिषेक, मिनट आप इसको कंक्लूड करोगे? अभिषेक सर आप ही कर दो, सर आप ही कर दो प्लीज यार। तो रूबी तो अरे सर आप करो। दीप्ति म्यूट करना। यस। दीप्ति तुम ठीक हो? ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है सप्लाई इंक्लूड्स, तो इट मींस ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। और जो हमने पहले देखा था वहां पे मींस लिखा हुआ था, मींस वो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। ओके ओके। सो अब हमारा 7(1) खत्म हो गया, 7(1)(a) खत्म हो गया। सो इसके अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन ये दिया कि बाइक है हमारी, वो मोटर व्हीकल की डेफिनेशन में आती है नहीं आती? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में इसके अंदर आपको देता हूँ, क्रॉस चार्ज का मीनिंग क्या होता है? किसी को पता है क्रॉस चार्ज क्या मतलब? क्रॉस चार्ज, ओके क्रॉस चार्ज। हाँ, क्रॉस चार्ज कहाँ लिखा है, मतलब ये टर्म कहाँ यूज हो रहा है? मैंने अभी अभी पैदा की है ये टर्म, अभी भी पैदा किया है। फास्ट। सर डू यू मीन कि आईजीएसटी चार्ज करना था और सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज कर लिया? और मैं इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। लाइकवाइज क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे। वेरी गुड, चलो सर आप कंप्लीट करो ना, आप सही कह रहे हो, आप सही में सही कह रहे हो यार। जब एक ऑर्गेनाइजेशन, दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में जब रिसोर्सेज यूज हो रहे होते हैं तो वो एक दूसरे पे जो जीएसटी लगाते हैं। वेरी गुड, इसको मैं हाँ यही होते हैं। जैसे कि हमारे पास हेड ऑफिस में कोई इनवॉइस आते हैं, एडमिन चार्जेस आते हैं हमारे पास, जो ये लेट्स से कैलकुलेटर के चार्जेस होते हैं हमारे, ये सब मिसलेनियस एक्सपेंसेस कह सकते हो, या फिर आप जो हमने वो हेड ऑफिस में चार्ज की है या फिर हमने एक यूनिट में चार्ज की है, बट उसका यूज हर एक यूनिट में हो रहा है, तो हम उसको क्रॉस चार्ज करते हैं अदर यूनिट्स के अंदर भी, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हाँ, ताकि मुझको एक प्रोडक्ट की वैल्यू निकालने के लिए या फिर एक यूनिट में कितनी कॉस्ट लग रही है उसको ठीक वैल्यू करने के लिए। ओके, और ये एज पर जीएसटी एलोकेशन ऑफ कॉस्ट बेसिकली। यस एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। ओके, इसका मीनिंग है कि क्रॉस चार्ज का मीनिंग ये हो गया हमारा। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, ये कल डिस्कस करेंगे हम,
कि क्रॉस चार्ज पे जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा। ओके मतलब यदि आपने हेड ऑफिस का कोई बिल था अपने अच्छा ठीक है, समझ गया। ब्रांच में ट्रांसफर किया है तो उस पर जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, फर्स्ट थिंग। और अभिषेक सर और नेहा मैम, आपने मुझे टाइम टू टाइम क्वेश्चन पूछते रहे हो। जैसे कि अभिषेक सर ने कल मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि रस्क मीडिया के अंदर एक रिम्बर्समेंट का बिल है तो उस पर जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, तो उसका आंसर कहीं ना कहीं इससे लिंक करते हैं। ओके तो आप ये स्टडी करके आना कि लगेगा तो क्यों लगेगा, नहीं लगेगा तो क्यों नहीं लगेगा। सिमिलरली मैम, जैसे आपने मुझसे पूछा था इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर जीएसटी की लेवी आएगी या नहीं आएगी, तो हमने उस पर डिस्कशन किया था, तो वो उससे हेल्प पे आप देख सकते हो। ठीक है हाँ, और उससे रिलेटेड ही आपने आज क्वेश्चन पूछा था कि अगर किसी ने गलत चार्ज कर लिया है तो इनपुट मिलेगा नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकली हम इनपुट क्लेम कर रहे हैं, बट अगर हम एज पर एक्ट जाएं तो हमें नहीं मिलेगा इनपुट। वो भी हम देखेंगे क्यों नहीं मिलेगा, कहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं मिलेगा। ओके सो अब हमारा सेक्शन 7(1)(a) खत्म हो गया है और आज के लिए हमारे पास 2 क्वेश्चन है। बाइक पे आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा, दूसरा क्वेश्चन क्रॉस चार्ज क्या होता है और क्रॉस चार्ज पे हमको जीएसटी चार्ज करना होता है नहीं करना होता। और इसके लिए काफी बाइक पे तो नहीं मिलेगा क्या कल के लिए मैम, बाइक पे आईटीसी नहीं मिलेगा, वो तो मोटर व्हीकल है। कल के लिए डिस्कशन के लिए मैम ये। अच्छा कल के लिए, अच्छा ठीक है ठीक है ओके तो 7(1)(a) हमारा खत्म हुआ। अब आते हैं 7(1)(b), import of service for a consideration whether or not in the course of furtherance of business। ओके सो इसको इस पे आने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। यहाँ पे लिखा इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इंपोर्ट ऑफ गुड्स का जो जीएसटी है वो कस्टम डिपार्टमेंट हैंडल करता है। वो आईजीएसटी लग जाता है ना उसमें। ओके आईजीएसटी लगता है बट उसे कस्टम डिपार्टमेंट कलेक्ट करता है। अच्छा कस्टम डिपार्टमेंट कब कलेक्ट कर सकते हैं जीएसटी, आप बताओ पाओगे मैम? हाँ जब हमारी बिल ऑफ एंट्री फाइल होगी। अच्छा मैम यदि कोई चीज सप्लाई नहीं है तो कस्टम डिपार्टमेंट चार्ज कैसे करेगा? क्या वो आईजीएसटी के एक्ट के से बाहर नहीं हो जाएगा? हाँ अगर कोई गुड्स ऑफिशियल सप्लाई के लिए नहीं आ रहा है तो नहीं आप समझे नहीं मैम। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, सप्लाई क्या होता है। ओके तो आप ये कहोगे कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स वो सप्लाई नहीं है? नहीं मैं ये नहीं कह रही सर उस पे कस्टम ड्यूटी लगती है इसलिए। सर कस्टम ड्यूटी तब लगेगा ना जब वो सप्लाई होगा, यदि वो सप्लाई नहीं है तो कस्टम ड्यूटी लग ही नहीं सकती। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि मैं एक मिनट पहले सबसे पहले जो हमने पढ़ा था जीएसटी क्या होता है मैं उसके ऊपर आता हूँ। जीएसटी मींस एनी टैक्स ऑन सप्लाई। टैक्स कब होता है? जब सप्लाई होगी, जब सप्लाई नहीं होगी तो हमारा टैक्स भी नहीं होगा। और सिमिलरली सेक्शन 9 हमारा जीएसटी एक्ट ये कहते हैं कि जीएसटी लगेगा ऑन सप्लाई। ठीक है तो हमारे यदि सप्लाई नहीं है तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। तो अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कहाँ गया, सॉरी मैम आप आ गए। हाँ यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ सर्विस लिखा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स क्यों नहीं लिखा? और इंपोर्ट ऑफ गुड्स ना लगने पे क्या इस पे जीएसटी नहीं लगेगा? अरुण सर सुन रही हूँ। कोई रिस्पॉन्स दोगे इसके ऊपर? सर इतना नहीं है, मैं अभी सुन रही हूँ और धीरे धीरे मैं इस पे और पढ़ूंगी, लेकिन मैं अभी कोई कमेंट नहीं कर रही क्योंकि मेरे को बेसिक ही पता है, इतना नहीं पता। ओके मैं बोलता हूँ। ओके थैंक यू नेहा। गुड्स हम इंपोर्ट करते हैं अगर हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं, यू आर सेइंग कि हमने उसको सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर क्यों रखा है, वो सप्लाई है या नहीं गुड्स का इंपोर्टेशन, है ना? ये पूछना है ना, क्वेश्चन यही है ना? ओके इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसेशन वेदर और नॉट इन द पीयूष यार मेरे अकॉर्डिंग मतलब वो जीएसटी के अंदर फॉल ही नहीं करेगा, जीएसटी एक्ट में उसके अंदर कस्टम एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। हाँ। कस्टम एक्ट तो लेवी टैक्स कलेक्ट करने का मोड है, बट वो लेवी यदि हमारी जीएसटी एक्ट के मतलब एक वे आउट, मतलब कहीं ना कहीं हमारा जीएसटी एक्ट उसको वे आउट करेगा ना, वो सप्लाई माना जाएगा पर आईजीएसटी एक्ट में माना जाएगा इंपोर्ट ऑफ गुड्स। हेलो सप्लाई कैसे हुआ यार? मैं
अजीब म्यूजिक आ रहा है मुझे बीच में। क्या बोल रही है? मीनू मीनू तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही है। किसी का ब्लूटूथ की वजह से हो रहा है ये। मे बी। चलो अंकुर आप क्या कह रहे हो इसमें? मैं ये कह रहा था भाई उसमें वो सप्लाई कहाँ से हुआ, वो तो मैं खाली रिसीव कर रहा हूँ, उसमें कुछ वो थोड़ा कर रहा हूँ। ओके मतलब पीयूष, मैं मेरी बात सुनी? आप क्या कह रहे हो? मैं नहीं सुनी आपकी बात। अच्छा पहले अंकुर की कंप्लीट करो। मेरी तो हो गई, मैं उसमें गुड्स रिसीव कर रहा हूँ ना, सप्लाई तो ना कर रहा हूँ। आप कह रहे हो गुड्स रिसीव कर रहे हो तो वो सप्लाई नहीं आएगा, ठीक है। चलो श्वेता। अगर हम गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो आईजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग वो सप्लाई माना जाएगा, उस पर जीएसटी लगता है, आईजीएसटी। रुकते हैं, यदि हम इतना है तो हम एक बार आईजीएसटी एक्ट ओपन कर लें। हाँ। आईजीएसटी एक्ट के अंदर सेक्शन 5 कहते हैं जीएसटी लेवी का सेक्शन है। ये रहा मेरा सेक्शन 5। Subject to the provision of subsection 2, there shall be levied a tax called the integrated goods and service tax on all interstate supply of goods or service on both except on supply of liquor for human consumption of value that one in section 15 of CGST Act, and at such rate not exceeding 40% as may be notified the government on the recommendation of the council and collected in such manner as may be prescribed and shall be paid by the taxable person. Okay. Provided that the integrated tax on goods imported into India shall be levied and collected in accordance with the provision of section 3 of Custom Tariff Act 1975 on the value as determined under the said act at the point where the duties of custom are levied on the said goods under section 15 or under section 12 of Custom Act 1962. बोलो। अब इसमें लेवाइड और कलेक्ट करने की अथॉरिटी कस्टम टैरिफ एक्ट मतलब कस्टम एक्ट को दी हुई है, बट लेकिन इम्पोज होएगा जीएसटी, ये आईजीएसटी एक्ट बता रहा है। The integrated tax on goods imported into India shall be levied and collected in accordance with the okay. मेरे क्या मतलब वो ये कह रहा है कि जो इसमें टैक्स लगे, मतलब श्वेता इज आल्सो ट्राइंग टू से कि जो आईजीएसटी लगेगा इसमें दैट विल बी एज पर सीटीए एक्ट, मतलब कस्टम टैरिफ एक्ट के हिसाब से उस पे आईजीएसटी लगेगा। हाँ, और लेकिन इम्पोज हो रहा है जीएसटी या नहीं, ये आईजीएसटी एक्ट हमें बता रहा है। ओके तो मेरा अभी क्वेश्चन ये है, क्या वो सप्लाई है? सप्लाई तो होगा ना, वही तो यहाँ सप्लाई है तो यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ सर्विस ही क्यों लिखा, गुड्स क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए एक स्पेसिफिक चीज है जिसके लिए वो लिखना चाह रहे हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अगर हम चाहे कंसिडरेशन ना भी दे तब भी वो सप्लाई मानी जाती है, लेकिन गुड्स के केस में तब होगा जब कंसिडरेशन आ रही है तभी वो सप्लाई माना जाएगा। तो एक मिनट एक सेकंड अंकुर जी, और कंसिडरेशन तो लिखा है। हाँ पीयूष जी बता दो, समझ नहीं आ पा रहा है, दिमाग बंद हो गया। देखो यार जो मैं इसमें इंटरप्रेट करता हूं, गुड्स जब अगर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए होंगे तभी सप्लाई माने जाएंगे। नॉट एट ऑल सर, नॉट एट ऑल। आप ये बताओ, यदि मैंने आपको सर एप्पल फोन मंगवाना था सर, याद है आपको? तो आपने क्या कहा था, यदि मैं बाहर से मंगवाता हूँ उस पर जीएसटी लग जाएगा? आपने कहा मैं एक यदि कोई पर्सन आ रहा होता है, यदि आप कोरियर से मंगवाते हो उस पर जीएसटी लगता है ना सर, कस्टम ड्यूटी के साथ जीएसटी भी लगता है। आपने इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं मंगवाया। ओके सो ये कहना कि यार उस पर जीएसटी नहीं लगता वो गलत है। मुझको ऐसा लगता है कि ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है और यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ सर्विस को डील किया गया है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं वो सर्विस सप्लाई नहीं है, वो भी सप्लाई है। ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है जिसकी वजह से इंपोर्ट ऑफ गुड्स है वो क्या ऊपर वाले में कवर हो गया है? यदि विद कंसिडरेशन है तो ऊपर वाले में कवर हो गया है, यदि विदाउट कंसिडरेशन है तो ऊपर वाले में कवर नहीं हुआ है वो। अच्छा ओके ओके चलिए आगे। और एक बात बताइए, जैसे एक एग्जांपल हम उसमें भी पढ़ते थे कि अगर सैंपल जा रहे हैं
हाँ जैसे गुड्स है, फ्री सैंपल्स आ रहे हैं, उसमें तो कोई कंसिडरेशन नहीं होता, पर फ्री हाँ सैंपल्स पे भी लगता है, इट इज आल्सो कंसिडर्ड एज जीएसटी सप्लाई। जीएसटी हाँ ओके हाँ मैम, हमने शेड्यूल 1 के अंदर एंट्री नंबर 1 पढ़ी थी, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स ऑन विच आईटीसी हैज बीन टेकन। तो हमने आईटीसी लिया हुआ है तो उस पे हमको टैक्स पे करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ शेड्यूल 1 एंट्री नंबर 1। अच्छा यदि हमने उस पे आईटीसी नहीं लिया हुआ तो हमको जीएसटी पे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके ओके एंड अब आते हैं हम इस पे सेकंड पॉइंट पे, import of service for a consideration whether or not in the course of furtherance of business। ओके सो import of service क्या होता है ये देखते हैं हम पहले, कोई बताएगा? सिंपल है, import of service क्या होता है? दृष्टि नहीं है वो। ओके भी हम अगर बाहर से सर्विसेज ले रहे हैं फॉर, मतलब आई डोंट नो द टेक्निकल डेफिनेशन। नहीं कोई ना तुम्हारे अकॉर्डिंग। बट अगर किसी भी तरह की सर्विसेज हम ले रहे हैं, ऑनलाइन सर्विसेज या उस तरह की, तो दे विल बी कंसिडर्ड एज क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज, जो भी होंगी उन्हें हम इंपोर्ट में कवर करेंगे। ठीक है, बट एक्ट में इसको एक्ट की ब्यूटी अलग ही होती है, सो हम एक्ट की ब्यूटी देखते गए। अंकुर सर सर्विसेज बाहर कोई से भी हम अंदर तो बाहर से लेते हैं। okay. क्योंकि ना यार सर्विस के केस में ना यार हम डिफाइन नहीं कर पाते कि हमने बाहर से लिए कैसे लिए क्या कुछ है, सो उसके लिए ना एक्ट को अच्छे डिफाइन करना पड़ता है। यदि गुड्स के केस में क्या बोला हुआ है इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस के अंदर, यदि कोई भी गुड्स इंडिया के अंदर आई है, कोई भी गुड्स इंडिया के अंदर आई है तो वो इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, और कोई भी गुड्स इंडिया से बाहर गई है तो वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है। बहुत सिंपल लैंग्वेज है। बट सर्विस के लिए ये होगा ना जब सर्विस प्रोवाइडर बाहर होगा। वेरी गुड, सर्विस प्रोवाइडर बाहर होगा। और कुछ? सर्विस प्रोवाइडर बाहर होगा और सर्विस रेसिपिएंट इंडिया के अंदर होगा। ओके और सर्विस का यूज भी इंडिया में हो रहा होगा। सर हाँ, सर्विस का यूज इंडिया में होगा, तब उसे इंपोर्ट ऑफ सर्विस कहिए इंडिया में। वाओ यही लिखा हुआ है। देखो इसका सेक्शन 2 क्लॉज 11 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, जहाँ पे आईजीएसटी एक्ट है वहां पे मैंने रेफर किया हुआ है कौन सा एक्ट है, अदरवाइज मैंने कहीं रेफरेंस नहीं दी हुई। सीजीएसटी एक्ट है। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस मींस द सप्लाई ऑफ एनी सर्विस वेयर सप्लायर ऑफ सर्विस इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। सप्लायर बिलोंग करता है आउटसाइड इंडिया से, रिसिपिएंट बिलोंग करता है इंडिया के अंदर, और प्लेस ऑफ सप्लाई है इंडिया के अंदर। ओके सो सेक्शन 7(1)(b) के अंदर क्या कवर करता है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस की है फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट बिजनेस में है यूज किया नहीं किया। सो आप इसमें बताओगे कि ये क्यों लिखा वेदर और नॉट यूज इन द फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। श्वेता यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ सर्विस में फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्यों लिखा है? वेदर और नॉट फॉर बिजनेस में तो भी लगना चाहिए जीएसटी, बिजनेस में नहीं है तो क्यों चार्ज कर रहे हैं जीएसटी? कई सारी सर्विसेज हम लोग ऐसे भी लेते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी दैट हम लोग बिजनेस ही कर रहे हो। आई मीन अ लॉट ऑफ सर्विसेज वी एज इंडिविजुअल्स आल्सो टेक। सो वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस है या कुछ सही कह रहे हो, बट जो एग्जैक्ट वर्डिंग में चाहता हूँ वो नहीं मिल रही है मुझे। कहने का तरीका कहीं ना कहीं सही है, बट क्या फॉरेन एक्सचेंज के लिए नहीं, रुको मैं बताता हूँ इसमें, मतलब जो मैं इसमें इंटरप्रेट किया मैंने कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि हमारे लिए बिजनेस नहीं है वो, बट उस पार्टी का तो बिजनेस है ना। गेटिंग माय पॉइंट? मैं आज मैंने क्या नाम है प्ले स्टोर से प्रोवाइडर के लिए, हाँ सर्विस प्रोवाइडर के लिए तो बिजनेस है। मैंने आज प्ले स्टोर पे 500 रुपीज पे किए गेम को डाउनलोड करने के लिए। डेस्टिनेशन गेट वो मेरे लिए बिजनेस नहीं है, वो पार्टी के लिए बिजनेस है ना। क्या क्या बट डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का क्या मतलब हुआ? मैं तो फिर सोर्स को देख रहा हूँ, इसमें डेस्टिनेशन को कहाँ देख रहा हूँ? डेस्टिनेशन इंडिया में है ना यार, यूज कहाँ पे हो रहा है ये? ओके हम ये भी पर्पस के लिए बोल रहा हूँ। बिजनेस मेरा डेस्टिनेशन जो है वो नॉट फॉर बिजनेस पर्पस है। हाँ
हाँ वही कह रहा हूँ ना, मैं मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन के हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि वो सप्लाई जो है वो बिजनेस पर्सन कर रहा है और जो रिसीव कर रहा है वो नॉन बिजनेस पर्सन कर रहा है, तो मैं सब बिजनेस पर्सन को देख रहा हूँ। नहीं, प्लेस के लिए है, बट वो मैं समझ गया कि डेस्टिनेशन इज फॉर प्लेस। डेस्टिनेशन बेस तो यार वहाँ पे कवर हो जाता है कि कौन सा स्टेट उस रेवेन्यू को कंज्यूम करेगा। यहाँ पे अंकुर का कहने का ऐसे तो मतलब हम ये अगर है, वो सर्विस इंडिया में भी किसी सर्विस प्रोवाइडर से लेते वो भी चार्ज करता ही जीएसटी वेरी ना। गुड, तभी तो वही मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे, यदि आप ये लिख देता कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन एंड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो इसका मतलब हो जाता है यदि मैं इंडिविजुअल पर्सन को ये सर्विस ले रहा होता हूँ तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो इसलिए जो जिन्होंने एक्ट बनाया है उन्होंने यहाँ पे लिखा वेदर नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मैंने इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया, बिजनेस पर्पस के लिए नहीं किया, तो भी इस पे जीएसटी लगेगा। हाँ, अदरवाइज सब लोग डोमेस्टिक सर्विसेज छोड़ के इंपोर्ट करने लगते हैं, जीएसटी से बच जाते हैं। हाँ, जीएसटी से बच जाते हैं और हमारी इंडियन इकोनॉमी से हैम्पर होती। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि विदाउट ये आपका बिजनेस हो या ना हो, इंपोर्ट कर रहे हो तो उस पर जीएसटी लगेगा। ओके, ठीक है सर। ठीक है, एनी क्वेश्चन? नहीं, ठीक है, समझ गए। नहीं करें? ओके ओके, एंड प्लीज फीडबैक, मतलब कैसा लगा और क्या चेंज करना चाहिए ताकि इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और इसको कैरी ऑन करना चाहिए। चेंज करना चाहिए, हम बस टाइम स्लॉट चेंज करना चाहिए। पीयूष जी आप बहुत अच्छे से समझाते हैं। फर्स्ट हाफ में करते हैं यार कल से। क्या फर्स्ट हाफ में? और फर्स्ट हाफ में करते 11 बजे से और 1 घंटे की टाइम लिमिट के साथ। बस ठीक है, ठीक है। मतलब उससे ना ये होगा कि वीडियो रिकॉर्ड ऑफ कैसे करते हैं? मैं शेयरिंग खत्म कर रहा हूं। स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्लाइड शो, शेयर स्क्रीन बंद कर दो। और शेयर कैसे करते हैं यार? शेयर कर दो सर, जहाँ शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है वहीं वो कर दे। यार अनपढ़ हूं यार मैं। न्यू शेयर ऐसा जहाँ से शेयर स्क्रीन किया था। ये रहा। चल कोई बात नहीं, करनी क्यों है ठीक है। ऑल्ट एस। तो सर फर्स्ट हाफ में करते हैं और 1 घंटे के टाइम